बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। आप सबका स्वागत है न्यू चैप्टर में, सेंटर ऑफ मास में। ये क्लास 11th का टॉपिक है जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये स्कूल लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जेई नीट के लिए तो बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, लोग इसको कहते हैं कि इसका मानना है कि बहुत ही टफ चैप्टर है, बड़ा मुश्किल होता है इसको इमेजिन करने में, इसको सॉल्व करने में, इसको समझने में। तो आज हम लोग एक्चुअली टारगेट कर रहे हैं जो इस बार नीट वाले बच्चे हैं जो अपेयर होने वाले हैं सितंबर में, या फिर जेई मेंस और एडवांस के जो बच्चे हैं उनके लिए, तो उनके लिए टॉपिक है। अदरवाइज मैं बेसिक वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है और आगे भी आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखना है बच्चों, ध्यान से समझना है। बिल्कुल बेसिक से मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से, और इसको हम लोग नीट लेवल तक ले जाएंगे, जेई लेवल तक ले जाएंगे और काफी अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। सो पेन और पेपर निकाल के बैठ जाओ और आप लोग नोट डाउन करना शुरू करो। हो सकता है हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ नई नई चीजें सीखने को मिले, उसको नोट डाउन करते जाओ। और कोई भी आपको डाउट है तो आप बिंदास मुझे बोल सकते हो, बता सकते हो। ठीक है बच्चों, सो हैव ए लुक, स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए। हमारे को अवॉइड करना है, हमारे को कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं चाहिए, हमारे को सिंपल सिचुएशन चाहिए होता है। कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा होता है तो उस बॉडी में बहुत सारे पॉइंट मासेस होते हैं, सबके बारे में अलग अलग स्टडी करना इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग उसका सेंटर ऑफ मास को पकड़ लेते हैं कि, और वो मान लेते हैं उसके सेंटर ऑफ मास जो है वो पूरे बॉडी के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। ठीक है बच्चों, एक्चुअल ऐसा होता नहीं है, बट दिस एज्यूम क्वांटिटी, इसको हम लोग कैलकुलेशंस में लाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली बात, अगर आपने बेसिक्स वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लो आप लोग, उससे आपको आसानी होगी समझने में। और दूसरी बात है कि आपको जब क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये क्रैश कोर्स वाले बच्चों के लिए क्वेश्चंस हैं, सो उनको ज्यादा मजा आएगा, उनको जल्दी फास्ट चाहिए चीजें, इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सो हैव ए लुक। हमारे पास है टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटी 2v एंड v रेस्पेक्टिवली। द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, चार ऑप्शन ए बी सी डी। आप इसको ट्राई करो पहले, उसके बाद मैं बोलता हूं कैसे इसमें और क्या कर सकते हैं। हैव ए लुक। हाँ बच्चों, होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा, मैं भी ट्राई करके देखता हूं। Two identical particles move towards each other with the velocity 2v and v respectively, the velocity of center of mass। Two identical particle के बाद बात हो रही है बच्चों, यानी कि दोनों का मास मुझे सेम लेना पड़ेगा। They are moving towards each other। This is m, this is m। और मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी 2v है और इसकी वेलोसिटी v है respectively। The velocity of center of mass is, हमारे को सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मूला किया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो बच्चे यहाँ ध्यान रखना है, वी आर डीलिंग विद वेलोसिटी विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर इस वाले डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस वाले डायरेक्शन में मुझे नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। सो बी केयरफुल अबाउट इट। m into 2v plus m into minus v, this is m plus m, this is 2mv minus mv upon 2m, so mv upon 2m, this is your v by 2। so v by 2 is the velocity of center of mass, है ना इजी बच्चों, यानी कि हमने ऑप्शन पे टिक मार देना है c, v by 2। अच्छी बात है। तो हम लोग को ध्यान रखना है बच्चों, जब सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया है। सिमिलरली हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। वहां भी आपको इस तरह के साइंस का ध्यान रखना पड़ेगा, कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव। दूसरा करके देखते हैं। A body of mass m while falling vertically down under the gravity breaks into two parts, a body b of mass m by 3 and a body c of mass m। The center of mass of bodies B and C taken together shift towards that of body A towards depend upon height of breaking does not shift body C body B। देखो बच्चों, सेंटर ऑफ मास की जब हम लोग बात करते हैं और अगर मास में कुछ अगर चेंजेस होता है, जैसे कुछ मास हमने काट लिया है, कुछ मास हमने ऐड कर दिया, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करता है हायर मास की तरफ। लेकिन अगर मास बिल्कुल अलग अलग हो जाए
तो हमें देखना पड़ेगा कि वो अलग कैसे होगा, एक्सटर्नल फोर्स या इंटरनल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस अगर लग रहे हैं सिस्टम पे तब तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन होगा, इफेक्ट होगा। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में अगर नहीं लग रहा है, इसका मतलब यह है कि सेंटर ऑफ मास रिमेन एट द सेम प्लेस, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस की वजह से भी जो भी मास है वो ब्रेक हो सकता है। तो इंटरनल फोर्स अगर ब्रेक होता है तो सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटर ऑफ मास रिमेन एट द सेम प्लेस। अब यहां बोल रहा है अंडर फॉलिंग ग्रेविटी ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। तो यहां पर ये जो ब्रेक हो रहा है वो अपना इंटरनल फोर्सेस से हो रहा है, ऊपर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया बच्चों। यानी कि जब एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं है तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो हम लोग यहां बोल सकते हैं कि डज नॉट शिफ्ट, इट रिमेन एट द सेम पोजीशन। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन था ये। तो थर्ड वन, mass m moves with a velocity v and collides inelastically with another identical mass. After collision, the first mass moves with velocity in a direction perpendicular to the initial direction of motion. Find the speed of the second mass after the collision. ठीक है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान से सॉल्व करो। देखो कैसे करें, पहले डायग्राम की जरूरत होती है, तो पहले डायग्राम ड्रॉ किया जाता है इस तरह के क्वेश्चंस में। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर लेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि कैसे हो सकता है। आपको ट्राई करो। हाय बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, सुधार कर दिया है। यहाँ लिखा है आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट मास मूव विद वेलोसिटी v/√3। यहाँ v/√3 हट गया था, v/√3 इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन। तो बच्चों यहाँ पर v/√3 है, विथ वेलोसिटी के बाद v/√3, यानी कि हमारे पास जो एक ब्लॉक है आगे जा रहा है विद वेलोसिटी v, स्ट्राइक कर रहा है आइडेंटिकल बॉल, तो उसके बाद जो वेलोसिटी बन रही है ये v/√3 है। ठीक है, वर्टिकल, ये छूट गया था, मैंने ऐड कर दिया v/√3। और दूसरे वाला मास की डायरेक्शन हमारे को पता नहीं कहां जा रहा है, वो उसकी वेलोसिटी आप ले लो v1, इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो हमारे को करनी है मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इस v1 के बनेंगे दो कंपोनेंट, दिस इज योर mv1 cos थीटा, दिस इज योर mv1 sin थीटा। हमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, तो इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन लिख लेंगे और मतलब टोटल मोमेंटम इन x डायरेक्शन बिफोर स्ट्राइकिंग, आफ्टर स्ट्राइकिंग। तो ये मुझे क्या लिखना पड़ेगा, m इंटू v इज इक्वल टू mv1 cos थीटा, और दूसरा हो जाएगा 0 इज इक्वल टू mv/√3 माइनस mv1 sin थीटा। तो मुझे मिल जाएगा v इज इक्वल टू v1 cos थीटा, और यहां मिल जाएगा v/√3 इज इक्वल टू v1 sin थीटा। यहाँ पे हम दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लेंगे, तो मुझे मिल जाएगा v² प्लस v²/3 इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर। तो v1 मुझे मिल गया 2v/√3। दिस इज योर ऑप्शन, सो दिस इज योर सी ऑप्शन वी आर गेटिंग। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। कंसीडर टू पार्टिकल सिस्टम विथ पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 एंड m2। देखो बच्चों, हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। इफ द फर्स्ट पार्टिकल इज pushed toward the center of mass through a distance d। देखो बच्चों, पहले से दो पार्टिकल है जो अरेंज्ड है, किसी पोजीशन में है। कंसीडर टू पार्टिकल सिस्टम विद पार्टिकल मासेस m1 एंड m2। तो मान लिया हमने इसको अरेंज कर दिया कहीं पे, दिस इज m1 एंड दिस इज m2। If the first particle is pushed toward the center of mass by distance d, तो फर्स्ट पार्टिकल को पुश करके यहां रख दिया गया। दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर लो, यहां ले आए होंगे, पहले इस पोजीशन में था, डिस्टेंस d शिफ्ट हो गया ये। अब बोल रहा है इसको किधर शिफ्ट करें, कितना शिफ्ट करें, सो एज टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट द सेम पोजीशन। तो मान लिया इसको पहले यहां था, अभी हमने यहां ले आए, दिस इज योर x1। सेंटर ऑफ मास पहले यहां था, अभी भी यहां पे। ठीक है, करते हैं बच्चों। मान लेते हैं पहले इसके पास कोऑर्डिनेट है x1, 0, इसके पास है x2, 0, पहले का कोऑर्डिनेट। ये है सेंटर ऑफ मास पॉइंट P। अच्छी बात है।
तो यहाँ लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास, यहाँ डिनोट कर देते हैं कैपिटल X, 0 से। सो कैपिटल X कैन बी रिटन एज m1 into x1 plus m2 x2 होल डिवाइडेड बाय m1 plus m2। सेंटर ऑफ मास अभी भी वही है बच्चों, बस हमारे को सिर्फ कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंस आ गया है। पहले x1 था और आगे चला गया, तो अभी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 plus d। पहले x1 था और आगे आ गया है, सो वी कैन राइट x1 plus of d। और m2 में क्या लिखेंगे हम लोग, पहले x2 था अभी x1 से आगे आ गया है, सो x2 minus x1, x2 minus x1 न्यू कोऑर्डिनेट इधर आ गया, आगे जाता तो x1 plus x2 हो जाता, होल डिवाइडेड बाय m1 plus m2। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इक्वेट करके। तो जब सॉल्व करेंगे तो m1 m2 दोनों x हैं, तो वी कैन इक्वेट दीस टू। सो m1 m2 चला जाएगा, मेरे पास आएगा m1 x1 प्लस m2 x2, m1 x1 प्लस m1 d प्लस m2 x2 माइनस m2 x1। सो m1 x1 चला गया, m2 x2 भी चला गया, मेरे पास आ गया। इसको सॉल्व करने पे मेरे को मिलेगा m1d इज इक्वल टू m2 x1, और वी कैन से x1 इज इक्वल टू m1d अपॉन m2। ये x1 आ गया m1d अपॉन m2, यानी कि सी ऑप्शन आ रहा है बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं करना, बिंदास तरीके से आप कर सकते हो। तो ध्यान में हमें क्या रखना है कि सेंटर ऑफ मास की कन्वीनियंट वे में हमें लेना चाहिए, चूज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r इज रिमूव। देखो ये एक नया क्वेश्चन मिल गया आपको जिसमें कि मास रिमूव हो रहा है। इसको करने का तरीका थोड़ा अलग है, वो आप सीख जाओगे अभी। Removed from the bigger circular disk of radius 2r such that the circumference of the two disk coincide। दोनों की बाउंड्री जो है circumference है वो coincide कर रहा है, अंदर बाहर नहीं है। The center of mass of the new disk is alpha r और a r है, sorry, from the center of the bigger disk the value of a is। देखो बच्चों इस तरह क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, जब भी रिमूव कोई मास रिमूव करने की बात होती है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, एक सेंटर ऑफ मास a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। जब भी हम लोग किसी मास को रिमूव कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल फिगर है, इसलिए हम लोगों ने एरिया की बात कर रहे हैं। 3 डायमेंशनल फिगर होता है तो हम लोग वॉल्यूम की बात कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो यहाँ पे डिस्क है, उसमें से रेडियस r को रिमूव कर दिया गया है। तो हमारा डायग्राम जो है वो ऐसा कुछ है, ऐसा है। ये बड़े वाले का सेंटर O है, छोटे वाले का सेंटर O डैश है। हमारे पास जो बड़ा रेडियस है वो 2r है, छोटा रेडियस है वो r है। द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द न्यू डिस्क इज AR, मतलब इसको यहां से रिमूव कर लिया गया है। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी जब रिमूव नहीं है तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल यहीं पे है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। और हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिखा है a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। a1 है बड़े वाले का एरिया, a2 है छोटे वाले का एरिया, डिस्क का एरिया, और x1 है सेंटर ऑफ द बिगर वाला। तो सेंटर ऑफ द बिगर वाला को हम लोग ओरिजिन ले लेते हैं, हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। टेक द ओरिजिन एज x1। अब x2 क्या है, x2 is the distance between the two centers। ठीक है बच्चों, a1 है बड़ा डिस्क का एरिया, आई एम रिपीटिंग, a2 है छोटे वाले डिस्क का एरिया जो काट के निकाला गया है, और x1 है बड़े वाले का सेंटर जो कि हमेशा ओरिजिन ले लेते हैं तो काफी आसान हो जाता है कैलकुलेशन। x2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स। तो ये एक सेंटर ऑफ मास, ये गिवन है AR, और बड़ा एक a1 x1 तो 0 हो गया क्योंकि हमने x1 को लिया हुआ है ओरिजिन, माइनस a2 छोटे वाले का एरिया क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, और x2 से मल्टीप्लाई है, x2 है डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स,
दैट इज आर ओनली अपॉन बड़ा एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2r था रेडियस, तो ये हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर, दिस वन। ये आया है पूरा एरिया निकल के हमारा। तो आर और आर तो यहाँ से काट सकते हैं, आर स्क्वायर यहाँ से भी हटा सकते हैं, मुझे मिल जाएगा माइनस पाई, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई, यानी कि -1/3 आ गया है। ठीक है बच्चों, ये 1/3 आ गया, माइनस के टर्म में आया क्योंकि लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है ऑप्शन ए, है ना बच्चों। बहुत ही आसान है, अगर आप इसको समझ गए हो तो बहुत ही आसान है। डाउट है तो आप मुझे बिंदास बता सकते हो। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट, जो मैं बताता जा रहा हूँ नोट करते जाओ, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन को वो चीज मिल जाता है तो आसानी से आप लिख सकते हो। द सेंटर ऑफ मास ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल, नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, ध्यान रखना बच्चों। तो ये अलग तरीके का क्वेश्चन आ गया, पहले अब तक जो हम लोग कर रहे थे सारा का सारा यूनिफॉर्म था। मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा वेरीज, वो दिया हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ, ध्यान में रखना बच्चों। where k is a constant, x is the distance of any point on rod from its one end। ठीक है, द सेंटर ऑफ मास लोकेट करने को बोला गया है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ध्यान से ट्राई करके देखो, काफी आसान है। ये कोई रॉड है हमारे पास, दिस इज अ रॉड, यहां पे एक रेफरेंस लाइन ले लो, बोला गया किसी एक एंड से डिस्टेंस x लिया गया है, तो आप x ले लो यहां पर और एक dx ले लो आप, छोटी सी रॉड, x डिस्टेंस पे छोटा सा। देखो बच्चों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो, मास पर यूनिट लेंथ वेरिएबल है, देखो यहाँ पे मास कांस्टेंट है ही नहीं, वेरिएबल है, तो आपको इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। और जब इंटीग्रेशन की बात होगी तो हम लोग को एक रेफरेंस लाइन चाहिए होता है, वहां से हमने एक छोटा सा रॉड ले लिया है, x डिस्टेंस पे dx लेंथ का रॉड ले लिया है, तो मास कितना होगा इस छोटे वाले पोर्शन का, लैम्डा इंटू dx, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, लैम्डा इंटू dx करेंगे तो स्मॉल मास आएगा, दैट इज dm। ये हम लोग क्या करेंगे, अब बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ टोटल मास, दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों, है ना, बी केयरफुल अबाउट इट। तो हमारे पास है x और dm है लैम्डा dx, और ये है इंटीग्रेशन ऑफ dm, तो dm क्या होगा, dm हो जाएगा लैम्डा dx, दिस वन। लैम्डा की वैल्यू डालेंगे kx² by l, और x dx यहाँ पहले से ही है kx² by l into dx, so k by l और k by l तो गया, x वैरी करेगा 0 टू कैपिटल L, x 0 मीन्स यहाँ, कैपिटल L मीन्स यहाँ, सो 0 टू कैपिटल L आप ले सकते हो, ये हो जाएगा x क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा मुझे, x4/4, और इधर क्या मिलेगा, x स्क्वायर है, ये हो जाएगा x³ 0 टू l, यहां मिलेगा 0 टू l। सो इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, x4 है, x³ है, तो ये सिर्फ l बचेगा, 3 ऊपर 3l/4, दिस इज द कैलकुलेशन, 3l/4। थोड़ी सी आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए, 3l/4 ऑप्शन 1 आई एम गेटिंग। तो बच्चों हमने इसमें क्या सीखा, हमने सीखा कि जहां भी वेरिएशंस होंगे मास में तो मुझे इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी इस तरीके से। तो लैम्डा इंटू dx हो गया हमारा छोटा मास, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला ही लगाया है, समेशन ऑफ mixi जो पहले करते थे, अब समेशन की जगह इंटीग्रेशन का साइन आ गया है, दैट्स इट, और कुछ भी नया नहीं है, प्लीज इसको नोट कर लो बच्चों। आगे करते हैं न्यू क्वेश्चन। ये आपको एक ट्रायंगुलर वेज है, उस पर एक स्मॉल मास m रखा गया है, मास m इज रेस्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ मास m व्हिच इज फर्दर रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। सारा सिस्टम रेस्ट पे है बच्चों, कोई कहीं पे मोशन नहीं है। इफ द मास स्टार्ट्स मूविंग द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सिस्टम विल बी, अगर ये मास स्लाइड करने लगे, देखो बच्चों फिर से वही मैं कहता हूं, इस पूरे सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा बच्चों तो आपस में कितना भी मूवमेंट हो जाए, इस पूरे सेंटर ऑफ मास इज नॉट गोइंग टू चेंज।
ठीक है, जब जब फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तभी सेंटर ऑफ मास चेंज होता है, अदरवाइज इट नेवर चेंजेस। तो क्या लिखेंगे, रिमेन्स अनचेंज्ड, राइट, सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, सो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड, वही रहेगा। ठीक है बच्चों, मेक ए नोट, ए इज द ऑप्शन। यह आया हुआ है नीट 2017 में। A small disc of radius 2 centimeter converted into a disc of radius 6 centimeter. कन्वर्ट किया गया होगा बच्चों, ठोक पात पीट के बनाया गया होगा। If the distance between their centers is 3.2 centimeter. Oh, center change कर गया। What is the shift in the center of mass of the disc? ठीक है बच्चों, इसको ट्राई करो 1 मिनट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी ट्राई करना है, फटाफट ट्राई करना है। हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है नीट 2017, होपफुली आप लोगों ने देखा होगा, ट्राई भी किया होगा। यहाँ क्या बोला गया, डिस्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर कन्वर्टेड इनटू अ डिस्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो इसकी दो डिस्क की बात हो रही है, दोनों का सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज गिवन। व्हाट इज द शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क, कैसे करें बच्चों? तो दो केसेस हैं, शिफ्ट की बात हो रही है, एक से दूसरा कन्वर्ट हुआ होगा। तो शिफ्ट का फॉर्मूला तो हमारे को मालूम है, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। अभी अभी हमने किया था ना एरिया वाला, a1 x1 माइनस a2 x2, बिल्कुल वैसे ही है बच्चे, बिल्कुल वही क्वेश्चन है ये। तो हम लोग क्या लिखेंगे, शिफ्ट a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। सेम टाइप है ये, सेम टाइप, एक से दूसरे में कन्वर्ट करना है, जो तभी होता है जब हम लोगों ने किसी को काटा हो या ऐड किया हो। तो इसको कन्वर्टेड है, यहाँ पे शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास गिवन है, तो शिफ्ट सेंटर ऑफ मास है हमारे पास, यहाँ पे डाल देंगे कितना, 3.2 सेंटीमीटर गिवन ही है। एरिया 1 x1, हमने कहा था कि इसमें 0 ले लो, तो ये 0 हो गया, माइनस एरिया 2, छोटे वाले का एरिया क्या लेंगे हम लोग, पाई इंटू 2 का स्क्वायर, और इसका जो x2 है, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, ये x2 आएगा हमारे पास। एरिया 1 बड़ा वाला है, पाई 6 का स्क्वायर माइनस पाई 2 का स्क्वायर, दिस वन। तो पाई 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 तो हमारा गया, दिस इज 3.2 माइनस 4x2 अपॉन 36 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 36 माइनस 4 ये होता है 32, दिस इज योर माइनस ऑफ x2, तो ये हो जाएगा हमारा 4, तो 8 2 16 24, ये हो जाएगा 25.6। एरिया 1 हमारे पास रेडियस था 6 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर कर दिया, दूसरा है रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो पाई 2 का स्क्वायर हो गया, पाई 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 सारा कट हो गया, 36 माइनस 4 32 हो गया, और इधर हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, सॉरी x2 था डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, माय फॉल्ट माय फॉल्ट माय फॉल्ट माय फॉल्ट, x2 है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, ये है a1 माइनस a2, शिफ्ट डायरेक्ट शिफ्ट आने वाला है, a0 हो गया है, पाई 2 का स्क्वायर x2 डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स है, अपॉन पाई 6 का स्क्वायर माइनस पाई 2 का स्क्वायर, पाई 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 गया, 4 इंटू 3.2, 36 माइनस 4, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर, है ना बच्चों, आसान, लॉलीपॉप आइसक्रीम काट जाओ पूरा अच्छे से। दूसरा है नीट 2015 का आ चुका है ये क्वेश्चन, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ थिन स्क्वायर प्लेट इफ टू एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायगोनल आर दिस एंड दिस, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट। ठीक है बच्चों, ट्राई करो, जल्दी जल्दी ट्राई करो, जल्दी जल्दी। हाँ बच्चों, 2015 का नीट आप लोगों ने ट्राई कर लिया, तो मैं ट्राई करूं, बहुत ही कम टाइम में करना होता है नीट के क्वेश्चंस, तो ऐसे ही काफी प्रेशराइज होते हैं बच्चे कि टाइम लगने नहीं चाहिए, तो टाइम नहीं लगना भी है, सॉल्व भी करना है, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। तो हमारे पास ये बोला गया स्क्वायर प्लेट है बच्चों, तो स्क्वायर प्लेट में हमारे पास डायगोनल गिवन है। देखो जब भी हमारे पास कोई स्क्वायर प्लेट होगा तो क्या होगा, ये एक सिमेट्रिकल फिगर है, स्क्वायर हो जाए डिस्क हो जाए तो सिमेट्रिकल फिगर,
तो यहां जो इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो सेंटर पे ही तो लाई करेगा, राइट? इसका बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। यूनिफॉर्म मास है और सिमेट्रिकल बॉडी है, तो हमें इसके सेंटर फाइंड कर लेंगे तो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा बच्चों। तो सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करें, यानी कि सेंटर कैसे फाइंड करें? हमारे पास है -2,0 और ये है 2,2, तो इसका सेंटर ही तो फाइंड करनी है बच्चों। आ गया सेंटर ऑफ मास, दैट मींस -2 + 2/2, 0 + 2/2. This is the way to find midpoint of any center of the square when diagonal points are given. तो यही सेंटर ऑफ मास होगा हमारा, दैट इज 0,1। देखो कितनी कम टाइम में हो गया, कुछ नहीं करना, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, राइट? बहुत सारे बच्चे यहाँ परेशान हो जाएंगे, अरे क्या करें क्या करें। इट हार्डली टेक्स फ्यू सेकंड्स, 4-5 सेकंड्स में ऐसे क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। नेक्स्ट, a thin rod of length L is lying along the x-axis with its ends at x = 0 and x = L. Its linear density mass varies with kx/L whole n। देखो बच्चों, ये यहाँ पे n आ गया, पहले हम लोगों ने पावर 2 वाला काम किया था, x² वाला। Position x of the center of mass is plotted against n. Which of the following graphs best approximates the dependence of x on n? देखो बच्चों, रॉड कहाँ लाई कर रहा है? A thin rod of length L is lying on the x-axis। ये हमारा x एक्सिस है, यहां रॉड लाई करेगा ऐसा, x = 0 और x = L। ये with the position x of the center of mass is plotted against n। अब देखो बच्चों, यहां पे n की वैल्यू आगे बढ़ेगी तो ये क्या होगा, kx/L की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, यानी कि लीनियर मास डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये भी आगे की ओर खिसकता चला जाएगा, राइट? पहले क्या होगा, अगर मास यहाँ पे फिक्स होता तो सेंटर ऑफ मास कितना होगा, L/2 पे होगा, लेकिन n की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना? n की वैल्यू को बढ़ाएंगे हम लोग तो सेंटर ऑफ मास भी आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, है ना? क्योंकि डिस्टेंस x वैरी कर रहा है, आगे की ओर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पहली नजर में लगता है कि ये ऑप्शन ए होगा, क्योंकि कांस्टेंट रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये तो रूल आउट ही हो गया। और ये कम हो जाए ये भी पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि इसका फैक्टर बढ़ेगा, ये कम होने का सवाल ही नहीं है। और यहां तक कांस्टेंट रहने का सवाल ही नहीं है, n बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो आप ऑप्शन देख के अंदाजा लगा सकते हो कि these 3 आर ऐसे ही रॉन्ग हो गया, ऑब्वियसली एक ही बचा, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू प्ले विद। अदरवाइज कैलकुलेशंस तो हम जैसे पहले हम लोग ने किया था अभी भी कर लेंगे। नेक्स्ट, 3 particles of masses 1 kg, 2 kg, 3 kg are situated at the corners of an equilateral triangle, move at speed 6 meter per second, 3 meter per second, 2 meter per second respectively. Each particle maintains a direction towards the particle at the next corner symmetrically. Find velocity of center of mass of the system at this instant। देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, अगर यहाँ हम बात करें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, यही तो है। तो यहाँ पे देखो m1 v1 वेक्टर एक तो इधर डायरेक्टेड है, बिल्कुल सिमेट्रिकल सिचुएशन है, एक वेक्टर इधर है, राइट? एक वेक्टर इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर। और अगर हम m इंटू वी की बात करें तो ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, राइट? मोमेंटम देख लो, सेम, सबका सेम है। ये 3 symmetrical vector lying at the 3 sides like this, they are in the same way, they are this way and this way। so इस तरह का वेक्टर नोटेशन हमेशा मुझे 0 देगा, रिजल्टेंट हमेशा 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन दिस केस इज ऑलवेज 0। ये वेक्टर ही 0 में बनता है ना, हमेशा वेक्टर में पढ़ाया हुआ है हम लोगों ने, ये पूरा एक ही ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। सो इंटायर वेक्टर सम ऑफ दिस थिंग्स विल बी 0। सो आप आंख बंद करके 0 मान सकते हो, कोई कैलकुलेशन की जरूरत यहाँ है ही नहीं। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो, यहाँ कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। ये मैंने आपके लिए लिस्ट बनाया है, जिसको आपको नोट डाउन करना है। सबके सेंटर ऑफ मास, सबका फिगर्स भी लिखे हैं, सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर्क, सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए भी है। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट एप्लीकेबल है एग्जाम में। ठीक है बच्चों,
तो ये लिस्टिंग आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। इसको लिखना बहुत जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। डायरेक्ट एप्लीकेबल है। ये हाइट h/4, ध्यान रखना बच्चों, बहुत सारे बच्चों टॉप से लेते हैं h/4, जबकि ये बॉटम से h/4 है। h माइनस h/4 करेंगे 3h/4 टॉप से आएगा। तो आपको थोड़ा सा सेंस बना के रखना है एग्जाम में, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी और भी क्वेश्चंस करने वाला हूं बच्चों, पहले इसको आप नोट डाउन कर लो। हाय बच्चों, और कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं जो नीट में आ चुके हैं ऑलरेडी। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताऊंगा जो अभी तक आया तो नहीं है, लेकिन हो सकता है आ जाए, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं बच्चों। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg इज नियरली एट अ डिस्टेंस ऑफ, इसको आपको ध्यान से देखना है, ये नीट में आ चुका है। और बोला गया सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg, मतलब 5 kg मास से हमारे को किसी डिस्टेंस पे निकालनी है सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे पोजीशन है वो पॉइंट P मान लो, यहाँ पे लाई करता होगा सेंटर ऑफ मास, तो हमारे को फाइंड करनी है। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में आपको बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करना है, जो कि कर भी सकते हैं, हमें आता भी है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग कर सकते हैं। कोई भी दो मास अगर होंगे हमारे पास m1 m2, ये m1 m2 है और ये टोटल डिस्टेंस d है, और मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट P है हमारे पास, और ये डिस्टेंस मान लो r1 है, ये डिस्टेंस मान लो r2 है, और ये टोटल डिस्टेंस है r। तो हम लोग यहाँ r1 निकालते हैं, एक शॉर्ट फॉर्मूला आप लिख लो। r1 जब निकालेंगे तो वो होगा हमारा m2 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ जो r2 निकालेंगे वो हो जाएगा r इंटू m1। है बच्चों, तो अभी हम लोग कुछ नीट के क्वेश्चंस भी देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखेंगे जो अभी तक तो नीट में नहीं आए, लेकिन हो सकता है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई चीज आ भी जाए। सो मिक्स ऑफ थिंग्स वी विल डू, जो आ चुके हैं, जो नहीं आ चुके हैं, जो आ सकते हैं, मोस्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो सब। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन तो आ चुका है नीट 2020 में। यहाँ बोला गया द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg पार्टिकल नियर द डिस्टेंस ऑफ दिस। तो बच्चे 2 पार्टिकल मास जो होता है काफी ये इजी सिस्टम है हमारे पास। अगर मेरे पास कोई दो मास है m1 और ये है m2, टोटल डिस्टेंस इनके बीच का है r, और सेंटर ऑफ मास के लिए मान लो r1 r2 डिस्टेंस है यहाँ पे, तो हम लोग काफी इजी वे में लिख सकते हैं। r1 क्या लिखेंगे हम लोग, r1 है m1 के लिए डिस्टेंस है, तो इसका जो फॉर्मूला बन के आता है शॉर्टकट, वो आप ध्यान में लिख सकते हो, m2 इंटू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। सिमिलरली जो r2 आता है वो होता है m1 इंटू टोटल डिस्टेंस d यानी कि r, एक ही बात है। r2 के लिए लिखेंगे m1 इंटू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें अगर शॉर्टकट सीख जाते हैं तो आसान होती है। यहाँ भी हम यही काम कर सकते हैं, यही फॉर्मूला हम यहाँ लगाने वाले हैं। तो मान लो कि आपके लिए जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से r डिस्टेंस मान लेते हैं, दिस इज पॉइंट P, ये r1 मान लो और ये r2 मान लो। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं 5 kg के रिस्पेक्ट में हमारे को निकालनी है, दैट मीन्स r1 वी हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ लिख सकते हैं r1 इज इक्वल टू 10 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस 10, यानी कि 10 अपॉन 15 हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। एंड दिस इज मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में आंसर है हमारा, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 3 को 5 से कर सकते हैं, 20 को, तो ये 200 अपॉन 3 आ रहा है, दैट मीन्स 66.66 जाता रहेगा वो 6 सेंटीमीटर में।
तो अप्रॉक्स हमारे पास आ गया है 67 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। आसान है वैसे, कुछ एक्स्ट्रा मुझे भी सिखाना है ताकि आपको सीधा आपको आंसर पे टिक मारो और काफी इजीली हो जाए। ठीक है बच्चों, तो अभी हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मोशन होगा तो क्या होगा, जैसे ये एग्जांपल है, ये काफी अच्छा एग्जांपल है। तो इसमें हम लोग सीख सकते हैं बच्चों नए नए चीजें, कि इसमें हमारे पास दिया गया ट्रायंगुलर वेज है, एम है, ये 10 एम है, टोटल यहाँ पे जो बेस की लेंथ है 2.2 मीटर है। बोला गया ब्लॉक ऑफ मास है। आप इसको पढ़ो एक बार, खुद से ट्राई करके देखो, 10-20 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपको शॉर्ट मेथड ये लगाना है कि यहां बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बिगर ब्लॉक। ठीक, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्मॉलर ब्लॉक वाला मास, स्मॉलर ब्लॉक मास इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस on the bigger mass smaller block mass multiplied by horizontal distance on bigger mass। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, small mass into distance by a small mass divide by total mass। ये आपको फॉर्मूले को फॉलो करना है। तो बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड है बाय द स्मॉलर मास ऑन द बिगर मास, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो स्मॉल मास कितना है, कैपिटल एम है, तो ये देखना है कि इसको नीचे आ जाना है। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वर्टिकल और स्लैंट की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये जो ब्लॉक है कैपिटल वाला ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेगा जैसे ये नीचे आएगा। तो ब्लॉक के रिस्पेक्ट में जो इसकी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 2.2 मीटर होगी। पहले ब्लॉक इस लेवल में था, अभी यहां इस लेवल में आ गया है, तो हमें इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ही बात करनी है। इसको बोल सकते हैं रिलेटिव हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 2.2। तो m इंटू 2.2 डिवाइड बाय करेंगे टोटल मास m प्लस 10m, दैट मीन्स 11m। यह हो गया मेरे पास 0.2 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बिगर मास। आपको ध्यान में रखना है बच्चों। अभी मैं ऐसा एक दो और करके बता देता हूं ताकि इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आए तो सीधा आंसर लिखो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये कर सकते हैं, दिस इज सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है। Mr. Verma 50 kg and Mr. Mathur 60 kg are sitting on the two extremes of a 4 meter long boat। हमारे पास एक बोट है, ऐसा आप मार्क कर लो, ये है मिस्टर वर्मा 50 kg, मास m1 ले लो 50 kg, और दूसरा क्या है, दिस इज 60 kg, are sitting on the two extremes of a 4 meter long boat। This is 4 meter long boat and this is 60 kg, 50 kg। ये 40 kg का बोट है हमारे पास। दिस वन, तीन मास है यहाँ पर, M1, M2 एंड M3। इसको नाम दे दो आप M2, इसको नाम दे दो आप M3। To discuss a mechanics problem, they come to the middle of the boat। मतलब ये इधर जा रहे हैं और ये इधर जा रहे हैं और ये मिडिल में आने वाले हैं। तो यहां भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, नेगेटिव फ्रिक्शन विथ वाटर, हाउ फार द बोट मूव ऑन द वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ ये है कि ये कितना डिस्टेंस करेगा ये बोट, ये हमें निकालनी है। तो M1 को जाना है 2 मीटर 60 kg, यानी M2 को भी आना है 2 मीटर। आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए काम कर रहे हैं बच्चों, माइंडेड। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट में लूंगा +2 और इसके लिए डिस्प्लेसमेंट में लेने वाला हूं -2। माइंडेड, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं क्या लिखूंगा, M1 इंटू +2 प्लस 60 इंटू -2 डिवाइड बाय, यही दो मास है जो बड़े मास के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो मूविंग वाले सबको ऐसे सम करेंगे, डिवाइड बाय टोटल मास, दैट मींस 50 प्लस 60 प्लस 40। दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्लैंक। ठीक है बच्चों, दिस वन ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 120 अपॉन 150। दिस इज -20 अपॉन 150। This is -2 by 15 meter. I think they are a meter. 4 meter. Yes, it's meter. तो माइनस में आ रहा है, that means this boat is moving this side. कितना डिस्टेंस, 2 by 15 मीटर towards left. ठीक है बच्चों, तो स्ट्रेट में आंसर कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन का। ऐसा एक और करके देखते हैं, ये है हमारे पास, ये भी कुछ ऐसा ही है। Card of mass m is at rest, a frictionless horizontal surface and a pendulum of mass m. इसके मास m दी गई है और इस कार्ड की मास है कैपिटल M. The string breaks, the bob falls on the floor, lands up in a small slot. ये ब्लॉक फिर यहाँ आ जाता है। ये horizontal distance given है कैपिटल L. Find the displacement of the card during this process. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, सेम फॉर्मूला है बच्चों। स्मॉल मास कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, L, तो मूविंग स्मॉल मास इनटू डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल मास M प्लस M, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सारे आंसर है हमारे पास। दिस वन ये करके देख ले, क्या ट्राई करो, बड़ा इजी लग रहा है ये तो। The system is released from rest, then the acceleration of the center of mass of the system, ये फाइंड करनी है acceleration, कैसे होगा। देखो बच्चों, यहां पर क्या है, एक मास अगर नीचे आएगा तो दूसरा तो ऊपर जाएगा ना, ऐसा। तो क्या करें, mg, इस पे 3mg नीचे, 3mg माइनस t, इक्वेशन में लिख सकते हैं हम लोग, 3mg माइनस टी इज इक्वल टू 3ma। ये ऊपर जा रहा है, t माइनस mg इज इक्वल टू ma। ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 2mg अपॉन 4m, दिस इज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ गया g/2। ये g/2 से नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे, एक का एक्सेलरेशन नीचे, तो किसी एक को पॉजिटिव ले लो, किसी एक को निगेटिव ले लो। अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं तो इसे निगेटिव लेना ही पड़ेगा। तो क्या लिखे हम लोग, 3m इंटू माइनस ऑफ g/2 प्लस m इंटू g/2 अपॉन टोटल मास दैट इज 4m। तो अगर मैं g/2, m तो गया हमारा, g/2 आप कॉमन ले लो तो 1 माइनस 3 होगा, डिवाइड बाई 4 होगा। सो हमारे पास हो गया माइनस ऑफ g/4। ठीक है, तो ये g/4 हमारा मैग्नीट्यूड से मतलब है यहाँ, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ गया, है ना बच्चों। इजी है तो घबराना नहीं है, काफी इजी वे में कर सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ये कर चुके हैं हम लोग, राइट। Lm that mass moving on the other mass, so we can straight away put the formula Lm upon m plus n। ये करके देख लो बच्चों, एक रॉड है हमारे पास,
length L, this is 12. The coordinates of center of mass of the system of uniform rods are. तो हमें पूरा कोऑर्डिनेट निकालना है। देखो बच्चों, जब तक मास यूनिफॉर्म हो, सिमेट्रिकल सिस्टम हो, तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ही सेंटर ऑफ मास हो जाता है। अगर मैं इस केस की बात करूं, कैपिटल एल है तो यूनिफॉर्म है, तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट मैं क्या लिखूंगा, L/2, 0। इसका सेंटर ऑफ मास यही होगा। और जब इसकी बात करेंगे तो इसका जो सेंटर होगा वो होगा 0, L, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो यहाँ पे लेंथ ट्वाइस है, तो कोई भी लीनियर अगर हमारे पास रॉड है या कोई भी लीनियर चीजें हैं तो मास और लेंथ को डायरेक्टली रिलेशन में ले सकते हैं। अगर मैं मास यहाँ m लेता हूं तो यहाँ का मास मैं 2m ले सकता हूं। सो वी कैन फाइंड सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास एंड y सेंटर ऑफ मास। तो x सेंटर ऑफ मास में ले लूंगा m इंटू L/2 प्लस 2m इंटू 0 अपॉन 3m, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास m और m तो गया, दिस इज L/6। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं, m इंटू 0 प्लस 2m इंटू L अपॉन 3m। तो ये मेरे को मिल जाएगा 2L/3। So L/6 and 2L/3 is the best option I am getting। तो इस तरह की चीजें आप लोग कर सकते हैं बच्चों, इजी है। तो बच्चों क्वेश्चन से आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं। आप जो भी डाउट होता है बिंदास आप मुझे बता सकते हो। तो आपके लिए गुड लक है, और जेईई और नीट अच्छा होना चाहिए आपको। और जो भी आपको डाउट है बिंदास आप मुझे भेज सकते हो, सेंड कर सकते हो, एंड वी कैन डिस्कस दैट डाउट्स। ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस डे, गुड लक।